गुफ्तगू घरों में मसाइल को हल करने के लिए होती है, लेकिन बाज़ औक़ात गुफ्तगू से मसाइल बढ़ जाते हैं। कि बातचीत शुरू की थी कि कोई मसाइल हल हो जाएं, लेकिन गुफ्तगू शुरू हुई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फ्लेयर अप हो गए सब, और बहुत ही धमाका खेज़ किस्म के नताइज निकले। तो घरों में खामोशी भी एक रूटीन बन जाती है। जब हमें बात करने से नुकसान होता है तो हम समझते हैं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फैमिली की तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं और पेशेंट की तरफ से भी हो जाती हैं, और फैमिली के अंदर एक चीज़ बन जाती है जिसे हम ग्रिड लॉक कहते हैं। आपको पता है, ये कभी चौक में चारों तरफ से गाड़ियां आके तो फंस जाती हैं, ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, चारों सड़कों से गाड़ियां आके फंस जाती हैं क्योंकि कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा था, कोई बारिश हो रही थी, कोई पानी खड़ा था, और आखिर में सब गाड़ियां एक दूसरे में फंसी हुई नज़र आती हैं, और इसको हम कहते हैं ग्रिड लॉक। तो घर में भी 5, 6, 7 अफराद हो तो सब एक दूसरे के साथ सींग फंसा के बैठे होते हैं और समझ में नहीं लगता अब क्या करें। तो जब ग्रिड लॉक होता है ट्रैफिक का तो क्या किया जाता है आमतौर पर? कुछ बीच में वॉलंटियर भी होते हैं जो अपनी गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं तो एक बंदा उतर के तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देने लगता है और लोगों से कहते हैं चलो चल तू कौन है। लोग उसकी बात नहीं सुनते, और फिर कहीं से कोई पुलिस को इतला होती है, पुलिस आती है और पुलिस आके तो उनको डायरेक्ट करती है कि आप इधर हो जाएं, आप इधर हो जाएं, आप इधर हो जाएं, और फिर ट्रैफिक बहाल हो जाती है, यानी इन ऑर्डर हो जाती है। तो जो डिसऑर्डर होता है उसको इन ऑर्डर में बदला जाता है। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, जब तक आप स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए वो काम करते हैं तो आपको बहुत आसानियाँ होती हैं। जैसे कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसका कोई स्ट्रक्चर है। क्रिकेट का क्या स्ट्रक्चर होता है? पुराना स्ट्रक्चर क्या था क्रिकेट का? 1 डे, फिर है 2020। तो जो मैच आप खेल रहे होते हैं उसके मुताबिक रूल्स होते हैं। अब वो एक 10 ओवर वाला भी आ रहा है। तो अच्छा, अगर क्रिकेट खेलते हो तो बराह रास्त जो बाउंसर पे बाउंसर मुंह पे मारना ठीक है? नहीं ठीक ना। लेकिन इस लेवल पे बॉल नहीं आप फेंक सकते, उसे वो बॉडी लाइन कहते हैं कि वो मना है कि आप सीधा जो है टारगेट नहीं कर सकते। अगर अंपायर को पता चले कि आप बॉल से ज़ख्मी करना चाहते हैं बैट्समैन को तो वो आपको बॉलिंग से रोक सकता है। और कुछ रूल्स होते हैं जो सबको पता होते हैं कि इन रूल्स के तहत क्रिकेट खेली जाएगी, और क्रिकेट को कहा जाता है द गेम ऑफ द जेंटलमैन। कुछ भी करें, या आप पिच के ऊपर पाँव रख रहे हैं, आप पिच ख़राब कर रहे हैं ताकि दूसरा बंदा सही खेल ना सके, तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि क्रिकेट खेलने वालों को फॉलो करना होता है। इसी तरह ट्रैफिक का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपने फॉलो करना होता है कि लेफ़्ट पे चलना है, ओवरटेक ऐसे करना है, आपने सिग्नल देना है, आपने पीली बत्ती जलानी है, और आपने कुछ ऐसा काम करना है जो कि दूसरे बंदे को पता हो कि आप किधर गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं। और जब रेड सिग्नल होगा तो आपने रुकना है, जब ग्रीन सिग्नल होगा तो आपने चलना है, और उसमें सहूलत भी है कि अब सेकंड्स आ रहे होते हैं कि इतने सेकंड में सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, इतने सेकंड में ये हो जाएगा, तो आपको प्रिडिक्टेबिलिटी भी दी जा रही है। तो जब हम बातचीत कर रहे होते हैं घरों में तो उसके क्या कोई रूल्स हैं या बस उसका कोई रूल नहीं है? वेग रूल होते हैं, लेकिन कोई क्या ऐसा कोई रूल है कि घर में बात करें तो शाउट मत करें? लेकिन अगर आपको बहुत ही पहले से पता हो कि नहीं मुझे शाउट नहीं करना, अगर आपको पहले से ये पता हो कि किसी सूरत भी मुझे अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा नहीं करना, जहाँ सामने बैठे बात हो रही है तो जो आवाज़ की जो टोन है, पिच है, जो लेवल है, वो उसके मुताबिक रखना है ताकि दूसरे को सुनाई भी दे और दूसरे को बुरा भी ना लगे। वो आवाज़ इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को समझ में ना आए, और इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसे लगे कि आप उसे डरा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तो होता है ना हर चीज़ का, यानी गुफ्तो शनीद का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सोच रहे होते हैं कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। कभी सोचा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? जब आप बात करते हैं किसी से तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप कॉन्शियस होते कि आया मैं मुंह इधर करके अपने अब्बा को कह रहा हूँ, या
लाहौर में आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? लाहौर में सबसे बड़ा मसला नंबर 1 जो है वो ये है कि बहू सास को सलाम कर रही है कि नहीं सवेरे उठ के, ये सबसे बड़ा मसला है। और जब बहू को कहा जाता है कि सुबह उठ कर सास को सलाम किया करो, तो वो पता है क्या करती है कि सास इधर है तो वो इधर मुझे किस तरह, तो वो इस तरह करके सलाम कर भी रही है ताकि मैं रजिस्टर करा दूं कि मैंने सलाम किया है, लेकिन वो अनॉय कर रही है। तो ये ठीक है? मैंने तो सास बहू के साथ सुना है, बच्चे कह रहे हैं नहीं। चलें, अगर आपने ये कह दिया कि आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके साथ हूँ, तो ऐसा कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और मैंने आपको इम्प्रूव करते देखा है। इसलिए मैं आपको अच्छे बच्चे कह रहा हूँ कि मैंने आपको अपनी आँखों के सामने बेहतर होते देखा है और आपकी जो डायरेक्शन है वो बेहतरी की जानिब है। आपका जो किबला है, जो आपका नॉर्थ स्टार है, वो ठीक है। तो मैं आपके फादर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी एक फादर हूँ, कि थोड़ा सब्र से काम लें, अभी और बेहतरी आएगी, लेकिन सब्र और ग्रेटिट्यूड का मिक्सचर यूज़ करें। सब्र के ग्रेटिट्यूड यह है कि पहले से बेहतर हैं, सब्र यह है कि मुझे इंतज़ार करना है। जब भी कोई बंदा आपसे कहता है कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है, तो आप उसे मौका ज़रूर देते हैं। आपको पता है चंद दिन पहले मैंने अपने किसी मुलाजम के हवाले से शेयर किया था कि वो एक बहुत बड़ी कबाहत में था और आई वॉज़ वेरी अपसेट दैट डे। और उसने मुझे कहा और उसकी वाइफ ने मुझे कहा कि हमें आप इस्लाह का मौका दें, आप सारी दुनिया के साथ इस्लाह का काम करते हैं, तो आप हमें एक इस्लाह का मौका दें। जो आपकी शराइत हैं मैं वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, आप हमें इस्लाह का मौका दें। तो मैंने उनको कहा अच्छा मुझे कुछ घंटे सोचने दें, कल बात करते हैं सुबह। फिर सुबह बात हुई तो मैंने कहा अच्छा बाकी की शाम को बात करेंगे। शाम को बात की तो फिर कहा कि बाकी की सुबह बात करेंगे। तो कोई 60 घंटे में हमारे दरमियान बातचीत होती रही, जो कि बेहतरी लाती रही। और डिनाइल से बाहर कोई जब आ जाता है और अपनी इस्लाह करना चाहता है तो उसे मौका देते हैं, लेकिन जब कोई आपसे वादा करता है तो आप खाली वादे पे नहीं रहते। जब भी कोई आपसे वादा करता है तो आप वादे के साथ कोई ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं, टैग करते हैं, ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं कि जो देखी जा सकें डेली बेसिस पे, जो रजिस्टर की जा सकें, जो अनडिनाइबल हों, अनआर्ग्यूएबल हों, जिन्हें पैमाइश किया जा सके, जिन्हें नापा जा सके। और अगर कोई बंदा वो डेली बेसिस पे ये करता है तो फिर आप उसके वादे के साथ चलते हैं। और अगर कोई बंदा वो नहीं करता, दूसरे तीसरे दिन वो बातें छोड़ देता है, तो फिर आप उसके वादे का भी एतबार नहीं करते। तो मैंने उनको कुछ शराइत बताई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ये पूरी कर देता हूँ। मैंने कहा कि ये पूरी कर दें और इसे पूरी करते रहें, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस चीज़ में कंप्लाइंस देना पड़ेगा। और उनकी वाइफ को कहा कि आप इनकी सुपरवाइज़र हैं। जब किसी मियाँ को बीवी का सुपरवाइज़र बना दिया जाए या बीवी को मियाँ का सुपरवाइज़र बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छे मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत अच्छा सुपरवाइज़ करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर बेहतर हो। अगरचे कई दफ़ा लाइफ पार्टनर जब बेहतर नहीं होता तो सब्र के साथ भी लोग चल रहे होते हैं, लेकिन तमन्ना होती है कि जिसने हमारे साथ रूम शेयर करना है, बिस्तर शेयर करना है, लाइफ शेयर करनी है, बच्चों को शेयर करना है, तो वो अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। जनरली ख़वातीन ज़रा बेहतर होती हैं और उनको मॉनिटर बनाना, अगर आप उन्हें एम्पावर कर सकें, अगर आप उन्हें थोड़ी ताकत लैंड कर सकें, ताकत उनको दे सकें, तो घरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में और मुल्कों में बेहतरी आती है। ताकि मुल्कों की सरबराह अब ख़वातीन जब बनती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रही है। दुनिया में कोई 250 से ऊपर मुल्क हैं, लेकिन दुनिया में भी 5 मुल्कों की सरबराह ख़वातीन होंगी। रफ़ आइडिया, करेक्ट नंबर नहीं पता,
न्यूजीलैंड की एक खातून सरबराह को आपने ज़रूर देखा होगा कि उसने कैसे हैंडल किया एक क्रिटिकल मसले को, और उसने किस तरीके से अपना इमेज भी बेहतर बनाया, अपने मुल्क का इमेज भी बेहतर बनाया, और उसने दुनिया को एक रास्ता भी दिखाया कि किस तरह किसी का जब दुख दर्द बांटते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जब वो मुसलमान कम्युनिटी को मिलने आई तो वो मुसलमानों जैसा लिबास पहन के आई, और पॉजिटिव उसने बातचीत का जो आगाज़ किया वो अस्सलाम वालेकुम से किया, क्योंकि वो बताना चाह रही थी कि मैं आपके सामने जुर्मवार हूँ, मैं सरबराह थी मुल्क की, तो आपको नुकसान हुआ। तो उसने बड़ी इल्तिजा से बात की। तो जब हम कसूरवार होते हैं तो एक बात बहुत काम करती है कि हम थोड़ा इल्तिजा से बात करते हैं, यानी अकड़ के बात नहीं करते। जब हम कसूरवार होते हैं, डिफ़ॉल्टर होते हैं, तो हम थोड़ा इल्तिजा से बात करते हैं, हम थोड़ी आंखें झुका के बात करते हैं, थोड़ा कंप्लायंस से बात करते हैं, थोड़ा तावन से बात करते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या है। जैसे वालिद और बेटे में बातचीत हो रही होती है तो आपने कहा है, तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से दोनों को पता होनी चाहिए। लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और उन चीज़ों को बड़े गौर से समझने की ज़रूरत होती है जो कि गुफ्तगू के दरमियान चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि इख्तलाफ राय है क्या, इख्तलाफ राय असल में है क्या, क्या वैसे ही मुझे वालिद बुरे लग रहे हैं या मेरा इख्तलाफ राय है कोई। कई दफ़ा हम इख्तलाफ राय की बजाय परसेप्शन जो होता है किसी रिश्ते का उसके तहत चल रहे होते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि बाप बेटा अगर मेरे पास सामने बैठे हुए हैं सीट पे और बात कर रहे हैं, और बाप ने बेटे को हाथ लगाया तो कहते पर दोनों को हो जाता है, क्योंकि हमारे परसेप्शन रिसेंट अच्छे नहीं होते, और हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि इख्तलाफ किस बात पर है। क्रूशल कन्वर्सेशन का पहला हिस्सा ये है कि हमें पता हो कि ओपिनियंस वेरी कर रहे हैं। तो ओपिनियंस कैसे वेरी कर रहे हैं, मैं आपको तीनों का फिर हल भी बताऊंगा। अगर ओपिनियन वेरी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। दूसरा हिस्सा है कि नफ़ा नुकसान कितना है। कई दफ़ा नफ़ा नुकसान कोई ख़ास नहीं होता। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने फ़ैसला किया था कि किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो बेटा कहता है कि पीसी में जाना है, वालिद कहता है कि अवारी में जाना है, और घर का कोई और फ़र्द कहता है कि वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाना है। तो ओपिनियंस वेरी करते हैं, लेकिन कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी चले जाएं, आपने खाना खाना है, तो यहाँ कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो ओपिनियंस वेरी करते हैं उसमें नफ़ा नुकसान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी बाज़ औक़ात जज्बात बहुत ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप अपनी बीवी को कह रहे हैं कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, और आपकी बीवी कहती है कि पीसी जाना है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं अवारी जाना है, पीसी फजूल है। वो कहते हैं नहीं मैंने तो पीसी जाना है, तो आप कहते हैं तुम्हें कहा ना नहीं जाते ही नहीं, चलो रहने देते हैं। तो ये अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी। जब आप किसी को कहते हैं कि चलो तुम्हें खाना खिलाते हैं, तो फिर खाना कहाँ खाया जाएगा, जहाँ उसकी मर्ज़ी पे, जिसको आपने ऑफ़र किया है तो फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खाना खाया जाएगा। तो कई दफ़ा नफ़ा नुकसान कोई इतना बड़ा नहीं होता कि आप पीसी में खाना खाएंगे या अवारी में खाना खाएंगे, लेकिन जज्बात मजरू करना अपने स्पाउस के या अपने बच्चों के या अपने वालिद के, ये मैटर करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो तीन चीज़ें आ गई कि ओपिनियंस वेरी कर रहे हैं, यानी राय नहीं मिल रही आपस में। दूसरी चीज़ है कि नफ़ा नुकसान वक्ती है या इन दी लॉन्ग रन होगा, या नफ़ा नुकसान थोड़ा है कि नफ़ा नुकसान ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ है कि जो जज्बात हैं वो कितने क मजरू होंगे, थोड़ी देर में भूल जाने वाली बात होगी, या वो हमेशा के लिए बात दिल पे गिरा कर लेगी। देखिए, अगर हमें लगता है कि जिनके साथ हम बात कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, वो वजाहतें मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश नहीं है, यानी हमारी
जो पोजीशन है रहनुमाई करने वाले के तौर पर, राहबर के तौर पर जो हमारी पोजीशन है अभी वो कच्ची है, एस्टेब्लिश नहीं हुई। जैसे कई दफ़ा मुझे फ़ोन आता है फैमिली की तरफ से, और बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और मुझसे वो कोई चाहते हैं कि क्या करें, तो मैं उनको बता देता हूँ कि यूँ कर लें। वो कहते ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा वजाहतें नहीं चाहते, उनको पता है कि मैं ऐसे बहुत सारे काम वो कर रहा हूँ, और मैंने अगर कहा है कि यूँ कर लीजिए तो वो यूँ कर लेंगे, लेकिन अगले दिन वो मुझसे फिर फ़ोन पे बात कर सकते हैं या सेशन में बात कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं कि इसकी क्या वजह थी कि आपने ये कहा। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जी मेरा बेटे से अभी आर्गूमेंट हो गया है तो क्या करूं, तो मैं कहता हूं आप बाहर चले जाएं, कोई 2-3 किलोमीटर की वॉक करके आएँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो वॉक करने चले जाते हैं, तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो जाता है, उस दौरान कोई बातचीत नहीं होती, उस दौरान एंग्जाइटी रिलीज़ हो जाती है, उस दौरान समझ आ जाती है कि तंग तो करदा पे है पर है मेरा पुत्र। तो वो सोचने लगता है कि बंदा वीआईपी है इसलिए तंग कर रहा है, तो इसको ज़रा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, फिर शायद बात मान जाए। तो आपको समझ में आता है, फिर आप पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, असल में हमने सफ़र जहाँ से शुरू किया था प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन अभी तक मज़ा नहीं आ रहा, चले आगे चल के मज़ा आ जाएगा, चाहे यूँ करते रहें। स्ट्रक्चर को फॉलो करें। स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर क्या है, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रैफिक का स्ट्रक्चर क्या है, मुझे बताएं। हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। आप किसी शादी को अटेंड करने अगर आज जाएंगे शाम को, तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि वहाँ स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, और अगर आप बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं है तो आप घर के सरबराह के पास जाएंगे, तो उसको एक लिफाफा आप स्मगल करेंगे, उसके हाथ में लाते हुए एक लिफाफा पकड़ाएंगे, और वो कहेगा कि रहन देना सैयदी की ज़रूरत सी, ठीक है, और फिर वो पकड़ भी लेगा, तो फिर वो कहेंगे अच्छा एक तस्वीर बनवा लें, तो आप दूल्हा दुल्हन के इर्द गिर्द बैठ के एक तस्वीर बनवा लेंगे, और कई लोग उसी वक्त वापस भी चले जाएंगे। कई होगा कि अच्छा थोड़ा ताल्लुक़ ज़्यादा है, थोड़ी देर बैठते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, और कई दुल्हन को रुखसत करने के लिए रुक जाते हैं कि दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। पर एक स्ट्रक्चर ज़हन में होता है कि अच्छा हमने अगर पैसे दिए हैं, तो स्ट्रक्चर ज़हन में है कि जब सुदेश की शादी होगी तो ये आएंगे और ये भी ऐसे ही करेंगे। एक स्ट्रक्चर है ना, विच इज़ ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर है कई दफ़ा पता नहीं होता, तो बंदा हैंडीकैप सा फील करता है। अभी कल इस्लामाबाद से मुझे मेरे वहाँ के डायरेक्टर का फ़ोन आया कि वो जो वहाँ सेटअप बन रहा है, जो इस सेटअप से कोई 4 गुना बड़ा है, तो कहता है कि वो अब मरहला आ गया है कि हमने वहाँ जो इमल्शन कराना है, तो ड्यूलक्स का कराएं कि आईसीआई का या मास्टर्स का, जो 3 बड़ी कंपनी है। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ड्यूलक्स, आईसीआई, मास्टर्स, ये इनके दरमियान क्या फ़र्क है और क्या कंपनियां हैं नहीं हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जहां करना एक डिसीजन करना था। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, बट थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आया कि वहाँ शीशे लगवाने हैं, तो शीशों के ऊपर टेम्परिंग करानी है या एक शीट लगवानी होती है, वो लगा दी जाए ताकि शीशा टूटे तो किसी को चोट ना लगे। टेम्परिंग से यूँ होता है, मैंने कहता अभी मैंने कोई नहीं पता, बिल्कुल कोई पता नहीं। तो फिर इमल्शन के बारे में सवाल किया कि एक उसमें वॉशेबल होता है जिसको धोया जा सकता है, और एक धोया नहीं जा सकता, वो बस धोएं तो वो रंग ही उतर जाता है, वो रंग दीवार से उतर ही जाता है जब आप अगर कोई उसको धोने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था भी मैंने कोई नहीं पता, और मैंने कहा ऑब्वियसली इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि हाँ कॉस्ट डबल हो सकती है। तो मैंने कहा कि लेट मी चेक ऑन दी गूगल। तो आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले गूगल से जब चेक किया
तो वहाँ इतनी मालूमात थी कि जैसे उनको पता था कि मैंने कोई पूछना है और उन्होंने मुझे कोई बताना है। बेशुमार मालूमात थी, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात थी, और मेरे पास अब इन सब सवालों के जवाब हैं कि देखिए, वॉशेबल जो छत है उस पर वॉशेबल नहीं करना, और छत जो है वो कम से कम 30% एरिया है, छतें उस सारे हॉस्पिटल की छतें जो हैं वो कम से कम 30% एरिया है जो कि जहाँ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। छत के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, या कोई गंदगी नहीं फेंकेगा, या कोई पान की पीक नहीं फेंकेगा, या कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई पेन से कुछ लिखेगा नहीं, तो छत पे नहीं हो सकता। फिर कुछ एरियाज़ हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जहाँ कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे बाथरूमों में लोग बहुत पाकिस्तान में कुछ लिखना पसंद करते हैं, अल्लाह जाने क्यों ऐसा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ लगी। और वॉशरूम में उन्होंने डेवो वालों ने डार्क ब्लू कलर किया हुआ है जिसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। तो लोग काफ़ी परेशान होते होंगे, वॉशरूम में वैसे भी कई लोग परेशान होते हैं, तो वो डार्क ब्लू कलर है। अच्छा, अगर आप देखें तो एयरपोर्ट पे जो वॉशरूम होते हैं उनके अंदर कुछ नहीं लिखा होता। अच्छा, अगर डाइवो के अंदर आप जाएं तो वहाँ वॉशरूमों में उनकी पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ लिख देइए पैगाम, अपना सेल नंबर दे के। और अगर लारी अड्डे जाएं तो वहाँ और भी नई नई दावतें दी गई होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये यहाँ क्यों नहीं लिखते, ये PIA के जो ये लाहौर एयरपोर्ट के जो वॉशरूम है वहाँ नहीं कुछ लिखा होता, वहाँ भी तो लिखा जा सकता है। तो कुछ ना कुछ फ़र्क होगा कि जो लोग शायद फाइनेंशियली अफ्लुएंट होते हैं वो थोड़ा कम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो इससे क्या मैसेज मिलता है? इससे मैसेज मिलता है कि गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब होने से फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। यही है ना इसका मतलब, सिंपली कि जो गुर्बत है और जहालत है, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और फ्रस्ट्रेशन से लूज टॉक बढ़ती है। ये वजह नहीं है। ये वजह होती तो कम से कम एक फिक्रा तो लिखा होता, लेकिन ऐसा कभी देखा ही नहीं। अच्छा, ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी डिटेल में बातें गूगल पे लिखी हुई थी कि वॉशेबल कहाँ कराना चाहिए। ये जो छत वाली बात है ये भी मैंने वहीं देखी। फिर उन्होंने कहा सीढ़ियों में वॉशेबल होना चाहिए। सीढ़ियाँ ऐसी जगह है वहाँ या तो हाथ या नक पूंछ के थे वो वॉशरूम में वो सारा करना होता है ना। हमारे यहाँ बहुत जो समझदार लोग भी हैं ना, वो जब किसी शादी ब्याह पे खाना खाते हैं तो हड्डियाँ पता कहाँ फेंकते हैं? टेबल के नीचे। पता नहीं किस हकीम ने उनको बताया है कि ये जो हड्डियाँ हैं ये टेबल के नीचे आपने फेंकनी, ये किसी हकीम ने बताया। अच्छा, जो इससे भी ज़्यादा समझदार होते हैं वो टेबल के ऊपर जो बहुत खूबसूरत कपड़ा चढ़ा होता है ना, वो दिन लाते वो वहाँ ये कर लेते हैं। चलती गाड़ी में से डब्बा बाहर फेंकना जूस का, ये सफाई पसंद लोग करते हैं। गाड़ी में सफाई पसंद जाते हैं, बाहर नहीं, लेकिन गाड़ी में सफाई। अच्छा, देयर विल ऑलवेज बी ए स्ट्रक्चर दैट यू विल फाइंड ऑन गूगल। आप गूगल पे चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा चलती गाड़ी में से जूस का डब्बा बाहर फेंकते हैं कि नहीं। अब देखिए, इस पे उन्होंने आपको इतना लंबा चौड़ा बताया होगा कि उसके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा, यूँ कर सकते हैं आप, यूँ कर सकते हैं गाड़ी। अच्छा, अच्छी से अच्छी गाड़ी में भी डस्टबिन कोई नहीं होता। कभी देखा किसी गाड़ी में छोटा मोटा कोई डस्टबिन नहीं हो जाए? होता है, लोग खुद रख लेते, लेकिन होता नहीं, कंपनी की तरफ से नहीं होता कि अच्छा जी ये डिटैचेबल डस्टबिन है। अच्छी से अच्छी गाड़ी में और भी कई छोटी मोटी जो सहूलतें हैं। अच्छी से अच्छी गाड़ी में ना टिश्यू पेपर का डब्बा सही तरह रखने की कोई जगह नहीं होती। तुसी डब्बा रखो, तुसी गड्डी नूं मोड़ो, डब्बा उत्थे जाके मुंह ते वजेगा। सही है कि गलत है? अच्छा, मुझे बताया कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो एक डब्बे के लिए जगह बना दें डैशबोर्ड पे, बल्कि वो चिकनी जगह बनाएंगे डैशबोर्ड पे कि डब्बा रखो तो जाके ज़रूर डिगे किसी पर से, क्योंकि किसी नामालूम वजह से दे डोंट केयर। या और छोटी छोटी चीज़ें कोई आपने रखनी है, मिसाल के तौर पर पहले होता था कि गाड़ी में एक ग्लव कंपार्टमेंट होता था और उसमें एक लॉक भी होता था, अब लॉक भी नहीं होता। हालांकि होना चाहिए। गाड़ी में आप अगर ड्राइवर के साथ चलते हैं और आप कोई चीज़ अपनी महफूज रखना चाहते हैं तो आप उसको कोई लॉक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसे सेफ रख सकें।
और कोई डस्टबिन या कोई ऐसी जगह जहाँ चीज़ें आप फेंकते रहें और जब आप घर में जाएं तो वो वहाँ से चीज़ें निकाल ली जाएं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई बता सकता है कि बेहतरीन तरीका गाड़ी के अंदर चीज़ों को डस्टबिन के अंदर फेंकने की बेहतरीन जगह भला कौन सी होगी? मुझे बताइए कि जो पिछला डैशबोर्ड होता है, अगर उसके अंदर एक स्लिट हो तो वो डैशबोर्ड के अंदर जो स्लिट है उसके अंदर कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो कहाँ जाएगी? डिग्गी में। और डिग्गी में नीचे वो वो हो सकता है आपका डस्टबिन। जो डस्टबिन है जो नीचे से अटैच किया हो और वो उस जगह जैसे 1 फुट बाई 1.5 फुट का और उसके ऊपर एक जगह हो जो कि ऐसी हो कि कोई चीज़ फेंकें तो वो नीचे जाए और फिर वापस ऊपर आ जाए, यानी वो बंद की बंद। तो आप वहाँ फेंकते रहते हैं और आप या आपका ड्राइवर बाद में गाड़ी घर पे जब लेके जाएगा तो वो डिग्गी खोलेगा तो वो जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सामने वो जो डस्टबिन जो भर जाए तो पता चले कि इसको निकाल के फिर इसके लगा दें। नहीं, पर इतना ज़्यादा जमा भी नहीं करना ना, क्योंकि जो डस्टबिन में चीज़ें डाली जाती हैं वो 24 घंटे के अंदर वो बदबू देने लगती हैं। तो आप हमेशा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब इंसान सोच विचार करते हैं तो वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू हुआ तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, दरवाज़ा बैंग करना है कि नहीं, दरवाजे को ठुड्डे मारने हैं कि नहीं। दरवाजे को ठुड्डे मारने का असल मतलब पता है आपको? किसी को पता है कि दरवाजे पे ठुड्डे मारने का नदीम क्या मतलब है? दरवाजे को ठुड्डे मारने का मतलब है कि जिन्हों मैं मारना चाहना उन्हों तो मैं मार नहीं सकता, ये डिस्प्लेसमेंट है। आओ, इसका मतलब है कि हालांकि मैं दरवाजे नूं ठुड्डे मार रहा ते तुसी ज़रा समझ जाओ, इशारा मेरा समझ जाओ कि ए मैं अगले ठुड्डे किन्नू मारने नहीं। समझ गए ना? तो देयर इज़ ऑलवेज ए मीनिंग अटैच टू व्हाट वी से। तो हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि जब हम खाने का बर्तन या ट्रे ऐसे करके फेंक देते हैं जिससे कि हमारे गुस्से का इजहार होता है, तो इसका मतलब क्या है कि खाने को क्यों फेंका जबकि बीवी पे गुस्सा था? तो उसका मतलब यह है कि ये देख लो, इस तरह मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा सलूक कर सकता हूँ, नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। ये एक वार्निंग है। सो ये डोंट्स हैं, ऐसा नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि गुफ्तो शनीद, तो हमें ये पता करना है तो ये कहाँ से पता करेंगे? हम गूगल पे जाएंगे कि फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जो जज्बाती रिश्ते होते हैं उसमें बात कैसे करते हैं। डूज एंड डोंट्स आपको सीधे सीधे पता होने चाहिए और थर्ड पार्टी से पता होने चाहिए। ये आपके चचा अगर समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका अब्बा से नाराज़गी है, तो चचा समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको थर्ड पार्टी से पता करना पड़ेगा कि अच्छा कौन क्या कहता है, ये बात कौन कह रहा है, क्या ये WHO कह रही है या यूनाइटेड नेशंस कह रही है या आपका जो फेवरेट स्टार है शाहरुख वो कह रहा है। कई दफ़ा फेवरेट स्टार्स बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये सब लोग जो कामयाब लोग होते हैं यूजुअली अच्छी बातें करते हैं। कल मैंने इंटरव्यू देख रहा था, एक दिन जियो के साथ में वो कोई लक्स अवार्ड होने वाले हैं और उसके अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है तो उनके छोटे मोटे इंटरव्यू हो रहे थे और उसमें मुख्तलिफ जो अदाकार हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे और मैं देख रहा था कि वो बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे। एक खातून थी, वो कह रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत खातून थी, और उसने तारीफ़ की सुहेल वड़ाइच ने उनकी कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खातून है। तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, और आपने मुझे 2 अच्छी बड़ी अदाकारों से जो तशबीह दी है तो इससे भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। मार्लिन मनरो से उन्होंने तशबीह दी थी उसको। उन्होंने कहा लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी स्किन में कंफर्टेबल हूँ। ये जो बात है कि मैं अपनी स्किन में, कहती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी स्किन काली है या ब्राउन है या सफ़ेद है। फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं अपनी खाल में कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, खाल में मेरा हाल कैसा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा अच्छा देखो, ये लोग जो अदाकारी करते हैं या ड्रामे लिखते हैं या फिल्में लिखते हैं तो इनके अंदर एक कुदरती समझदारी होती है। एक सिंगर थे बहुत बड़े, और उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये आप इंडिया में गाने गाया करते थे तो अब इंडिया में बैन कर दिया इंडिया ने,
तो आपको इससे कोई बहुत माली नुकसान तो हुआ होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती थी, मैं उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ निकालता रहता हूँ, और मुझे एज सच कोई, कौन सिंगर होगा बोला, आतिफ असलम। तो उसने कहा कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आज भी अपॉर्चुनिटीज़ निकालता हूँ, मेरी दुनिया के कोने कोने में कॉन्सर्ट्स होती हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसने वो सवाल किया जिसके बारे में मैं इम्प्रेस हुआ। उसने सवाल किया कि अब आगे आपका क्या करने का इरादा है, आगे क्या करने का इरादा है। उसने कहा कि आगे अब इंसान बनने का इरादा है, बस सिंपली। उसने कहा कि आगे अब इंसान बनने का इरादा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस बात की वैल्यू क्या है? और दोनों ने एक बड़ी अच्छी खुशगवार सी हंसी हंसी और बात फिर आगे चला दी। एक्चुअली ही इज़ ऑन ए जर्नी, और वो जर्नी सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की जर्नी नहीं है, बल्कि वो जर्नी वाकई एक अच्छा इंसान बनने की जर्नी है, जो कि बड़ी मज़ेदार जर्नी है, बहुत ही प्लेयरेबल जर्नी है। चाहे आप जितने मर्ज़ी अमीर हो जाएं, आप इससे बगैर नहीं गुजारा कर सकते कि आप अब इंसान कैसे हैं। अगर आपकी जर्नी इस डायरेक्शन में नहीं है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शोहरत कितनी है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, या आपकी दौलत कितनी है, वो जल्दी आपके काम नहीं आएगी और आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो उसने कहा कि आगे इंसान बनने का इरादा है, और वो ऑलरेडी भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बड़ा समझदार लड़का है। उसने बड़े मॉडेस्ट तरीके से तरक्की की। उसने पूछा कि अच्छा, आपको क्लासिकी मौसीकी आती है या आपने सीखी हुई है? कहता नहीं, मुझे नहीं आती, मैंने सीखी नहीं हुई, मेरा इरादा है कि मैं अब सीखूंगा। उसने, हालांकि शोहरत की बुलंदियों पर है, वो कुछ भी कह देता तो लोग कहते ठीक है, अगर आतिफ असलम को अच्छा गाना नहीं आता तो फिर किसको आता है? अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर किसी से भी सीख सकते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जिनसे खुशबू आती है और उनमें ऑथेंटिसिटी भी होती है। और अगर आप गूगल पे जाते हैं, या आप यूट्यूब पे जाते हैं, या आप टेड टॉक सुनते हैं, 17 मिनट की टेड टॉक में कोई ना कोई टॉपिक है जो कि आपके काम का हो सकता है। जब भी हम हाल में कोई अच्छी चीज़ डिस्कवर करते हैं तो माजी की बहुत सारी चीज़ों की नफ़ी हो रही होती है। जैसे जब आप कहते हैं कि डॉलर की जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई है इस वक्त, इस तरह की जब बात करते हैं कि सोने की प्राइस जो 85,000 पर तोला पे जा रही है, तो इट इज़ ऑल टाइम हाई। तो ऑब्वियसली प्राइसें बढ़ते बढ़ते हर प्राइस जो होती है इट इज़ ऑल टाइम हाई। कोई भी प्राइस जो होती है यूजुअली 90% इट इज़ ऑल टाइम हाई। लेकिन वो टीज़र एक दिया होता है जो आपको जुस्तजू पैदा की जाती है। जैसे कई वेबसाइट्स हैं, वो कोई आर्टिकल देती हैं कि आपको पता है वो 6 पॉइंट जिससे आपकी शादी खुशगवार हो सकती है। पॉइंट कोई नहीं दिया, अब आप क्लिक करेंगे, उधर जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि वो 6 पॉइंट्स कौन से। कोई ना कोई जो जुस्तजू है जो आपको गूगल तक ले जाए, और आप कुछ भी कर रहे हो, कभी ये मत सोचना कि गूगल आपकी मदद नहीं करेगा या नहीं कर सकता। कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें आप कोई शेर है जो जिसका कुछ हिस्सा आपकी मेमोरी में है और ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा आपकी मेमोरी में है, तो अगर आप गूगल पे वही लिख देंगे तो वो पूरा शेर आपको सुना देंगे। मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे अपनी बेटी के साथ कुछ चिट चैट कर रहा था, और उसमें मैंने एक पोस्ट भेजी जिस पे लिखा हुआ था कि अगर किसी टेबल पर 4 टी कप हों और एक टूट जाए तो बाकी कितने बचे? 39। उतने ही रहेंगे कि टूटा हुआ भी टी कप था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि 3, मैंने कहा कि नहीं, 40 थे, कप थे, 40 कप थे, 4 टी कप नहीं, उर्दू में लिखा था 40 कप थे, तो फिर 39 रह गए। तो बेटी ने लिखा कि वो जो टूट गया है वो भी तो कप ही है ना, तो 40 हैं। मैंने कहा कि नहीं, जो टूट गया है वो कप नहीं रहा। ठीक, तो उन्होंने जवाब लिखा कि वैसे जो दिल टूट जाता है वो तो दिल ही रहता है। मैंने कहा कि मुझे एक शेर फ़ौरन याद आया, वो ये था, अर्ज़े नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा,
जिस दिल पे नाज था वो दिल नहीं रहा। तो मुझे बस इतना याद था, जिस दिल पे नाज था वो दिल नहीं रहा, तो मैंने फ़ौरन गूगल पे लिखा तो उन्होंने वो पहला मिसरा भी बता दिया कि वो ये है। और बहुत सारी मालूमात थी इस शेर के बारे में कि ये कहाँ से आया, किसने लिखा, कैसे सोचा, इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं। और फिर मैंने वो शेर जो लिख भेजा तो वो कहने लगी कि वैसे तो आपके पास हर बात का जवाब होता है लेकिन IQ मेरा ज़्यादा है, तो इसका जवाब भी मैं दूंगी थोड़ी देर बाद। तो बच्चों के साथ आपका वो ये चिट चैट चलती रहती है और बच्चे भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत जानते हैं और आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे आगे बढ़ जाएं। तो जब बातचीत हो रही होती है किसी रिश्ते के दरमियान, जैसे बाप बेटे के दरमियान, तो कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं कि वालिद आपके लिए मेहनत करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं और कहीं से उनको कुछ बात भी सुनना पड़ती है, लेकिन वो ये लेबर ऑफ लव बड़े शौक़ से करते हैं। और जब वो ये करते हैं तो आपने इसके बदले में उनको वो नहीं देना होता जो आपको वो देते हैं, यानी आपने उनको रुपया पैसा नहीं देना होता जो कि वो आपको रुपया पैसा देते हैं। आपने उनको इत्मीनान देना होता है कि उनको लगे कि आप ठीक टाइम पे सो गए हैं, उनको इत्मीनान है। आप ठीक टाइम पे घर आ गए हैं, ये उनको इत्मीनान है। आपके जो दोस्त हैं वो ठीक लोग हैं, ये उनको इत्मीनान है। आपके ग्रेड्स अच्छे आए हैं, इस पे उनको फ़ख्र है। वो आपकी फूफी को फ़ोन करके बताएंगे कि बच्चे के इतने ग्रेड्स आ गए। वापसी में सिर्फ आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का पहलू है जो उनके सामने रखना होता है कि कोई उनको आके कहे कि जी आपके बेटे से मुलाकात हुई, मज़ा आ गया, ही इज़ ए वेरी थॉरो जेंटलमैन। तो बाप को ये चाहिए, वापसी में ये चाहिए, उसको आपसे रुपया नहीं चाहिए, उसको आपसे फ़ख्र चाहिए। तो या और चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं आप पूछ लें उससे, इजाज़त ले लें। इजाज़त का पहलू है क्योंकि इजाज़त से रिश्ता है। और अगर आप कहते हैं बता तो दिया था या आप खुद ही सोच लेते मैंने ऐसे ही करना था, तो ये रिश्ते को कता करने वाली बात है। तो जो क्रूशल कन्वर्सेशन होती है मुख्तलिफ़ रिश्तों में, बहुत से सबॉर्डिनेट के रिश्ते में, मियाँ बीवी के अंदर और माँ बाप और औलाद के अंदर, तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है कि इजाज़तों का पहलू क्या है, रेसिप्रोसिटी कैसे होगी, रेसिप्रोकल कैसे होगा, लॉ ऑफ जिसे सलामी कहते हैं कि आपने मेरे लिए ये किया तो मैं आपके लिए ये करूँगा, और मुझे क्या चाहिए और मेरे वालिद को क्या चाहिए। और इत्तेफाक से ये एक ही चीज़ नहीं है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छी तरह ये गिव एंड टेक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में हर बंदे को एक ही चीज़ नहीं चाहिए होती, एक को ये चीज़ चाहिए, उसी प्रोजेक्ट में दूसरे को ये चीज़ चाहिए। और अगर हम फिगर आउट कर लें एक दूसरे के ज़हनों के साथ मिलके कि किसको क्या चाहिए, तो उसमें कितनी खुशनसीबी की बात है कि आप एक ही चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपके जो गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं, अगरचे आपका पर्पज़ एक हो सकता है। और आप जो इजाज़त का पहलू है उस पहलू को अगर जहन में रखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, और मैनर्स के पहलू को, और ठुड्डे नहीं मारते दीवारों पे, और दरवाजे नहीं बैंग करते, और शाउट नहीं करते, और धमकियां नहीं देते, तो मैं समझता हूँ कि फिर गुफ्तगू का बुनियादी स्ट्रक्चर सही ढांचे में ढलता है। और फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं सही हूँ कि मेरे फादर सही हैं, तो गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।